देखिए अवकलज क्या होता है? अवकलज पहले ये जानेंगे। सबसे पहले आप अवकलज में ये समझ लें कि जो परिवर्तन होता है, एक चर के सापेक्ष दूसरे चर में परिवर्तन, एक चर के सापेक्ष, एक चर के सापेक्ष दूसरे चर में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? को अवकलज बोलते हैं। ठीक है, इस अवकलज को प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं अवकलन। क्या? और अवकलज का जो उत्तर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अवकल गुणांक। क्या बोलते हैं? अवकल गुणांक। तो ये जो अवकलज है ये क्या है? एक चर के सापेक्ष दूसरे चर में परिवर्तन दर। जैसे मान लिया y बराबर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, y बराबर एक्स स्क्वायर लिखा। जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? थोड़ी देर के लिए रट लो कि यही प्राप्त होगा। तो dy बटे dx क्या बोलेंगे? y का अवकलन किया है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो जो कितना प्राप्त हुआ है? तो ये जो 2x आया ये क्या है? ये परिवर्तन दर है। ये परिवर्तन दर है। किसकी परिवर्तन दर? y की। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। x के सापेक्ष परिवर्तन दर क्या है? 2x। x के सापेक्ष y की परिवर्तन दर क्या है? 2x। ये परिवर्तन दर कैसे प्राप्त हुआ? अवकलन से। कैसे प्राप्त हुआ? अवकलन से। समझ गए? मान लीजिए कोई वैल्यू x1 है, कोई वैल्यू क्या है? x1। थोड़ी देर बाद, कुछ क्षण बाद वो x2 हो जाती है, तो परिवर्तन कितना है? परिवर्तन कितना है? x2 माइनस x1। यही तो है परिवर्तन, जिसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा। समझ गए? और इसी डेल्टा को प्रदर्शित करने के लिए हम डी का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्या हुआ? बोला तो बेटा अवकलन। परिवर्तन की दर जो होती है वो अवकलन होती है। एक चर के सापेक्ष दूसरे चर में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं? अवकलन। इसका एक एग्जाम्पल समझो तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक बैलून है आपके पास, ठीक है, आप इसमें क्या कर रहे हैं? एयर भर रहे हैं। ठीक है, एयर भर रहे हैं। तो एयर भर रहे हैं जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इसकी त्रिज्या हम बढ़ा रहे हैं। एयर भरने से होगा क्या? त्रिज्या बढ़ेगी। त्रिज्या बढ़ेगी, लेकिन त्रिज्या के सापेक्ष और भी बहुत सारी चीजें परिवर्तित होंगी। कौन कौन? परिमाप, क्षेत्रफल, ठीक है ना, और आयतन। वृद्धि कर किस में रहे हो? त्रिज्या में। परिवर्तित क्या हो रहा है? ये तीनों परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है ना? वृत्त है तो परिमाप, और अगर गोला है, गुब्बारा है, तो ये कह दो कि आयतन उसका बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है। वृत्त है तो क्लियर है, इन सब में परिवर्तन हो रहा है। अगर वृत्त है तो क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा है, परिमाप परिवर्तित हो रहा है। समझ गए? और अगर गोला कोई गुब्बारा है, गोलाकार है, तो उसमें आयतन परिवर्तित हो रहा है और पृष्ठीय क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा है। एस भी लिख दो यहाँ पर, सरफेस एरिया। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये जो सरफेस एरिया है इनका परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है? आर के सापेक्ष, क्योंकि हम त्रिज्या बढ़ा रहे हैं। समझ गए? किसका परिवर्तन हो रहा है? परिमाप का। डीपी किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष, यानी डी आर। डीपी बटे डी आर, बस यही है क्या? अवकलन। डीए क्षेत्रफल का परिवर्तन किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष, यानी डी आर। यही है। इसको हम लोग कैलकुलेटिव कर सकते हैं, कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं। कैसे? कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन सी प्रोसेस है? अवकलन की प्रोसेस है। कोई कहेगा त्रिज्या 10 बढ़ाई,
बताओ क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, सीधे अवकलन कर दो, आंसर मिल जाएगा। समझ गए? कोई कहेगा त्रिज्या हमने 20 बढ़ाई, ठीक है, 10 से हमने त्रिज्या कितनी कर दी, 20 बढ़ा दी, कहेगा बताओ उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितना परिवर्तन आएगा। तो हम कौन सी प्रोसेस लगाएंगे, अवकलन। तो dv बटे dr, dv क्या है, dv क्या है, आयतन, किसके सापेक्ष, ds बटे dr, पृष्ठीय क्षेत्र में परिवर्तन किसके सापेक्ष, ये सब क्या है, अवकलन है। ये क्या है, अवकलन। बेटा या तो उधर बैठो या उधर बैठो, उधर बैठ जाओ ना, वो सबसे उधर आखिरी में, सबको क्यों लगाओगे, बस ठीक। तो क्या ये समझ में आया कि अवकलन क्या है? तो जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग ज्ञात करते हैं किसके सहायता से, अवकलन की सहायता से। और यहाँ पर केवल एक, हाँ पूछो। अवकलन एक प्रोसेस है और अवकलज उससे प्राप्त होता है। जैसे तुमने प्रोसेस किया जिसकी वजह से तुमको क्या मिला, dp बटे dr, तो ये अवकलज है। ये अवकलज किससे मिला, अवकलन प्रोसेस से मिला। समझ गए? ठीक है। और जो इसके सामने उत्तर प्राप्त होगा उसको बोलेंगे अवकल गुणांक। क्या बोलेंगे, अवकल गुणांक। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर था, हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया इसका, तो जो dy बटे dx है ये क्या है, अवकलज है। समझ गए? ठीक है। किसकी वजह से ये अवकलज प्राप्त हुआ, अवकलन की क्रिया की वजह से अवकलज प्राप्त हुआ। और उसके सामने क्या लिखा हुआ, 2x, ये क्या है, ये अवकल गुणांक है। या ये भी कह सकते हैं अवकलज का मान कितना आया, 2x, या ये कह दो कि अवकल गुणांक कितना आया, 2x। नहीं समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ अवकलन की प्रोसेस है। ये कई पार्ट में चलता है, कई पार्ट में चलता है। कैसे कैसे चलता है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको मोटी सी बात ये पता चलेगी, परिवर्तन दर निकाल लेते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है, क्या बताओ, दूसरी बात यह है कि अगर हमारे पास कोई भी वक्र है, कोई भी वक्र हमको दिया जाए, कोई भी वक्र दिया जाए, ठीक है, उस वक्र का हम क्या निकाल सकते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता हम उसी वक्र से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास एक वक्र है इस तरीके से, ठीक है, और इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर वो निकाल सकते हैं, इस बिंदु पर इस वक्र की क्या मिल जाएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब आप कैसे जानोगे कि इसी बिंदु पर मिलेगी? तो जैसे स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको मिल जाएगी, एक मानक रूप मिल जाएगा, उसमें बिंदु रखते जाओगे आपको भिन्न भिन्न प्रवणता मिलेगी। जैसे वो कह देगा कि भैया जब अवकलन करोगे तो dy बटे dx का मान आ गया, मान लीजिए 2x आ गया, तो ये 2x क्या है, प्रवणता है। अगर कोई कहे कि बताओ 1,2 पर प्रवणता कितनी है, तो x का मान कितना है, 1 है, उठा कर तो 2 1 कम, प्रवणता 2 है। कोई कहे कि 5,4 पर प्रवणता कितनी है, तो 5 दूनी 10, प्रवणता 10 होगी। नहीं समझ में आई बात? थोड़ा सा देखते कोई है गेट पर। वो कहीं रख गए थे।
देखिए हाँ, तो भैया हम किसी भी वक्र का क्या निकाल सकते हैं, किसी भी वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमको कोई भी वक्र का समीकरण दिया गया तो हम उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करने से हमको क्या मिल जाएगी, उस वक्र की प्रवणता। और वो कैसी प्रवणता, कैसी प्रवणता, ऐसी प्रवणता जो मानक रूप में होगी। बस हम बिंदु का मान रख देंगे, किसी भी बिंदु पर पूछे, मान लिया 5,4 पे पूछे तो x की जगह पर कितना रख दोगे, मान जो 2x आया था x की जगह पर 5 रख दोगे, 5 दूनी प्रवणता 10 होगी, बदलती जाएगी। हर बिंदु पर अलग अलग प्रवणता होगी ना, इस बिंदु पर ऐसे प्रवणता होगी, इस बिंदु पर ऐसे प्रवणता होगी, इस बिंदु पर ऐसे प्रवणता होगी। क्या आई बात समझ में, क्लियर है। तो यही कहता है क्या, अवकलन हमसे यही कहता है कि भैया हम परिवर्तन दर निकाल लेते हैं और स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं। इन्हीं दो टॉपिक पर हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत से प्रश्न हैं। प्रश्न पहले अवकलन पढ़ना पड़ेगा और फिर जब अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ेंगे चलकर तो वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे चलकर कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। इसी स्पर्श रेखा से कई सारे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट बन जाता है, वर्धमान ह्रासमान का कॉन्सेप्ट बन जाता है, यानी कब कोई ऊपर जा रहा है कब कोई नीचे आ रहा है। जब ऊपर जाएगा तो वर्धमान, नीचे जा रहा तो ह्रासमान, और कब कौन सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रहा है तो मैक्सिमम हो जाएगा, कब कौन सबसे न्यूनतम वैल्यू दे रहा है तो मिनिमम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें आगे पढ़नी है, ठीक है ना। किसकी सहायता से पढ़नी है, अवकलन से। और फिर अवकलन में कौन सा टॉपिक, स्पर्श रेखा की प्रवणता, समझ गए ना, ठीक है। तो ये कुछ हमारा अवकलन है, इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ जो हम लोग अवकलन करेंगे वो किस पर करेंगे, सूत्र पर करेंगे। सूत्र हमारे पास होने चाहिए, अगर सूत्र नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप डाल लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हम लोग लिखेंगे। पहला, डी बाई डी एक्स, क्या पढ़ेंगे इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ अचर, यानी किसी अचर पद का अगर हम अवकलन करेंगे तो उत्तर कितना मिलेगा, 0। दूसरा फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 मिलेगा। तीसरा फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, जब x की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n-1, ध्यान से लिखना है, जब ये गोल बना दिया तो वो x है और डायरेक्ट n है, ठीक है। चौथा, इसी फार्मूले से कई सारे फार्मूले हम लोग डायरेक्ट याद कर लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n से ही बनने वाला है एक्स स्क्वायर, जो फार्मूला नहीं है, एक प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग इतना ज़्यादा ही इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट रट लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x। पाँचवा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, समझ गए। और रट लेंगे। पाँचवा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4x क्यूब। ये सूत्र नहीं है, ये क्वेश्चन है, लेकिन सूत्र के तौर, हाँ घात आगे आ गई, वही कम कर दिया जो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इसका उपयोग इतना ज़्यादा है कि इसको हम लोग रट लेंगे, ठीक है ना। फिर और भी कुछ बनेंगे, और बनेंगे, वो क्या होंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, अपॉन में याद कर लो, 1/x का -1/x स्क्वायर, 1/x का -1/x स्क्वायर। आठवां, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x स्क्वायर, तो -2/x क्यूब। नवां, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्यूब, तो 1/x क्यूब का
-3/x की पावर 4 काफ़ी है, ठीक है ना। 10वां d/dx ऑफ e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x, ठीक है। और लिखते हैं 11वां d/dx ऑफ a की पावर x, a की पावर x का a की पावर x log a बेस e, a की पावर x का a की पावर x log a बेस e, ठीक है। d/dx ऑफ log x, d/dx ऑफ log x का 1/x, तेरहवां और क्या बन जाएगा, अचर पद हो गया, x हो गया, x की पावर n हो गया, पावर हो गए a की पावर x हो गया, इसके सारे हो गए क्या, log x भी हो गया, देखते कोई छूट तो नहीं रहा है, देखें लास्ट में देखते हैं। चलो ठीक है, याद आएगा तो लिखवाते जाएंगे, है ना। कोई अगर छूट रहा होगा तो लिखवा देंगे मौके पर। जल्दी लिखो, कोई छूट रहा होगा वो मौके पे लिखवा देंगे तुरंत। लिख गया। अब त्रिकोणमिति के भी हम लोगों के अवकल गुणांक होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला d/dx ऑफ साइन x, साइन x का cos x होता है, साइन x का cos x। दूसरा d/dx ऑफ cos x, cos x का माइनस साइन x। तीसरा d/dx ऑफ tan x, tan x का बताओ, tan x का sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x। चौथा d/dx ऑफ cot x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। भूल गए हो सब तुम लोग, चेहरा बता रहा है। d/dx ऑफ sec x, d/dx ऑफ sec x, sec x का sec x इंटू tan x, और d/dx ऑफ cosec x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। आई बात समझ में। तो ये आपके रटे होने चाहिए बिल्कुल। याद रखना कि c का जब भी अवकलन करने जाएंगे त्रिकोणमिति में, c का तो माइनस देगा। देख लो, cos यानी c से शुरू हो रहा तो माइनस दे रहा है, cot c से शुरू हो रहा तो माइनस दे रहा है, cos x c से शुरू हो रहा तो माइनस दे रहा है। ये बात मत भूलना है। किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात जो सीरीज c से शुरू हो रहे हैं वो माइनस दे रहे हैं।
फटाफट लिखो, फटाफट। हो गया? तो भैया ये त्रिकोणमिति के हो गए। इसके बाद हम लोग चलते हैं इन्वर्स के, इन्वर्स फंक्शन के। इन्वर्स फंक्शन में सबसे पहले आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या बन जाएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अगला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन कॉट सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का होगा 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स एक्स का 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। और 6 नंबर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का माइनस 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। समझ गए? याद कर लेने रट के, बस और कुछ नहीं करना है। अगर आपके मन में ये छोटी सी भी बात आ जाए, ये आए कहाँ से, बने कहाँ से, तो उसको दिमाग से निकाल देना। पूछो क्यों? फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया था हमने प्रथम सिद्धांत से अवकलन, वहीं से आए। हाँ, प्रूव करवा देंगे। ठीक है, प्रूव करवा देंगे। तो इन्वर्स फंक्शन, ये जितने भी फार्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पर, अगर वो मन में बात आए कि कहाँ से आए हैं, तो क्लास 11 से आए हैं, प्रथम सिद्धांत से। कहाँ से आए हैं? प्रथम सिद्धांत से। एक 1.5 2 पन्ने भर जाते हैं इससे, ठीक है ना, तब जाके लगेगा। और तुम्हारे यहाँ इंटर में प्रथम सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं है, केवल अवकलन करना है हर तरह का। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बेटा। दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, क्यों बोल रहे हो? पहला, फंक्शन बटे फंक्शन fx1, चलो इंटू वाला कर लो पहले, इंटू fx2, fx1 इंटू fx2। बताओ, फंक्शन इंटू फंक्शन। प्रथम fx1, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन, तो f डैश x2, डैश लगाने का मतलब है ये अवकलज हो गया। प्रथम वैसे लिख देते हैं, द्वितीय का अवकलन कर देते हैं, तो अवकलज प्राप्त हो गया। ठीक है ना? प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन। डैश का मतलब होता है कि उसका वो प्रथम अवकलन कर दिया गया, प्रथम अवकलज प्राप्त हो गया। f डैश एक्स क्या है? f डैश एक्स क्या है?
अवकलज, एफ डबल डैश एक्स क्या है? द्वितीय अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज। एफ ट्रिपल डैश क्या है? तृतीय कोटि का अवकलज। ये कोटि भी आगे सीखोगे चलकर। किसी भी फंक्शन में एक बार अवकलज करेंगे तो प्रथम अवकलज कहलाएगा, दोबारा अवकलन की क्रिया कर देंगे तो उससे प्राप्त होने वाला जो अवकलन होगा वो तृतीय अवकलन कहलाएगा, और इधर जो अवकलज होगा वो द्वितीय अवकलज कहलाएगा। समझ पा रहे हो? तो इसको हिंदी में याद करेंगे, हिंदी में याद करेंगे। कैसे? फंक्शन इंटू फंक्शन, फलन गुणे फलन। तो जब भी फंक्शन इंटू फंक्शन लगेगा तो वहाँ पर आपको बस हिंदी याद रखनी है। क्या? प्रथम पद द्वितीय का अवकलन, ये हिंदी याद कर लेना बस। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन। दूसरा, फंक्शन fx1 बटे fx2, समझ गए? जिसका सूत्र बनता है हर का वर्ग fx2 का वर्ग, बोलो नहीं, हर का वर्ग, हर इंटू f डैश x1 माइनस अंश इंटू फिर से वही बात। क्या? हिंदी याद कर लेनी है। क्या याद करोगे? हर का वर्ग, हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। हिंदी याद करना आसान है, याद रखना आसान है। फंक्शन इंटू फंक्शन, कल हम पूछेंगे फंक्शन इंटू फंक्शन, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन। फंक्शन बटे फंक्शन, हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। समझ रहे हो? नोट करो, तेज नोट करना फटाफट। चलते हैं अब कलनीयता पर।
अवकलनीयता ठीक है। अवकलनीयता यानी अब हम लोगों को ये चेक करना है कि कोई भी फलन अवकलन करने के योग्य है या नहीं, उस बिंदु पर अवकलन करने के योग्य है या नहीं। तो लिमिट जानते हो तो बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये कोई बिंदु ए है, हमसे कहेगा बताओ इस बिंदु पर ये फलन अपना उत्तर देगा या अस्तित्व ही नहीं होगा इस अवकलन का। तो हम क्या करेंगे, उस फलन के लिए उसके निकटतम बिंदु पर चलेंगे, जस्ट पहले और जस्ट बाद में। ये तो समझ चुके हैं, लिमिट समझा चुके हैं। तो जब जस्ट पहले देखते हैं तो हम वहाँ पर क्या चेक करते हैं, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अवकलन चेक कर रहे हैं, अवकलनीयता चेक कर रहे हैं, समझ रहे हो। और वो संतत चेक करने के लिए LHL लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं वहाँ पर, समझ गए। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव प्रथम सिद्धांत का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो अवकलनीय है, और अगर दोनों बराबर नहीं आते हैं तो अवकलनीय नहीं है। तो सबसे पहली बात कि LHD लाएंगे कहाँ से, समझ गए। तो जिसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0, समझ गए, f a माइनस h माइनस एफ ए बटे माइनस एच। प्रथम सिद्धांत अगर क्लास 11 में पढ़ा होगा उसी का फॉर्मूला है। जस्ट पहले चेक कर लेंगे और फिर जस्ट बाद में चेक कर लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच, ये हो गई RHD, समझ गए, क्लियर है। यदि अब लिखेंगे नीचे, यदि LHD इक्वल टू RHD तो फलन अवकलनीय है, अवकलनीय है, समझ गए। यानी उसके अंदर कौन सा लक्षण बैठा है, अवकलनीयता का लक्षण बैठा है। फलन है कैसा, अवकलनीय है, अवकलन करने के योग्य है, समझ गए, नहीं समझे। यदि, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, यदि LHD नॉट इक्वल टू RHD तो फलन अवकलनीय नहीं है, तो फलन अवकलनीय नहीं है। समझ में आया, ये नोट कर लीजिए। अवकलनीयता का लक्षण कैसे चेक करेंगे।